हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि हमारे सामने एक डीसीएस पैनल है। तो आज मैं आपको दोस्तों बताने वाला हूं कि बेसिक स्ट्रक्चर डीसीएस पैनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे एसी सप्लाई, जो हमारी इनपुट सप्लाई आती है, वहां से लेके 24 वोल्ट कन्वर्जन से लेके उसके बाद कितने कार्ड्स होते हैं, क्या रैक्स होती हैं, किस तरीके से कार्ड्स होते हैं और कैसे इन कार्डों में पावर सप्लाई पहुँचती है। उसके बाद फिर इनका कम्युनिकेशन आपस में नोड टू नोड कैसे होता है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और सिग्नल का जो टर्मिनेशन है, यानी जो फील्ड से सिग्नल आ रहे हैं वो यहाँ डीसीएस में कैसे टर्मिनेट होते हैं। ये सारी बेसिक डिटेल्स हम आपको समझाएंगे। एक बेसिक ओवरव्यू देंगे कि डीसीएस या पीएलसी पैनल में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं इस फील्ड में तो आपको बहुत ही ईजी से समझ में आ जाएगा कि बेसिक पार्ट और बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं डीसीएस को रन करने के लिए, और कैसे रन होता है और किस तरीके से लगा होता है, क्या ग्राउंडिंग होती है। राइट, तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉप राइट कॉर्नर पे। सबसे पहले तो बहुत सारे एजम्पशंस आपको लेके नहीं चलने हैं। जैसे कि आपने अगर ये पैनल देख लिया कि आपने देखा कि कार्ड, ये यहाँ पे डीसीएस के कार्ड्स लगे हुए हैं, उसके बगल में सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको ये नहीं समझना है कि सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा कार्ड्स के बगल में होगा। दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने पैनल में इंजीनियरिंग कैसे करवाई है, और जो आपका पैनल यानी डीसीएस मैन्युफैक्चर्ड है वो आपको क्या इतनी रिलायबिलिटी देता है कि अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सके, या वो सारी प्रोटेक्शंस की चीज़ों को ध्यान में रख के डिज़ाइन करता है। दोस्तों, जनरली होता है क्या कि एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन पैनल अलग होता है, वहाँ से पावर आती है। क्योंकि यहाँ पर जगह की कमी की वजह से और हमें एक लिमिटेड जगह पे काम करना था, तो हमने पावर डिज़ाइन जो है वो यहीं पे करा लिया। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले यहाँ आपको 2 बस बार दिख रही होगी पावर की। इसमें क्या है दोस्तों, हमारे पास 2 यूपीएस के सोर्स होते हैं। दोस्तों, कभी भी डीसीएस चलाने के लिए हमें एक सोर्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। हमारे पास अवेलेबिलिटी 2 सोर्स की होनी चाहिए, ताकि एक पावर सोर्स अगर गया तो दूसरा पावर सोर्स हमेशा अवेलेबल है, जिससे हमारा सिस्टम जो है वो रन करता रहेगा। तो यहाँ पे आपको 2 बस बार इसलिए दिख रही है क्योंकि एक यूपीएस 1 से आई है, एक यूपीएस 2 से आई है। अब इसका करने का तरीका आपको क्यों किया गया ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद दोस्तों फिर आ जाती है एमसीबी। एमसीबी से क्या होता है कि हर एक कंपोनेंट का अलग अलग इंडिविजुअल एमसीबीज देनी होती है। ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट में दिक्कत आ जाए तो वही एमसीबी ट्रिप हो, पूरा सिस्टम ट्रिप ना हो, और उसकी वजह से बाकी सिस्टम हेल्दी रहे और हमारा सिस्टम चलता रहे। राइट, तो ये होगी पावर एमसीबी। इसके बाद यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर की पावर चली गई है। अब दोस्तों, ये जब सिस्टम की बात करते हैं डीसीएस या पीएलसी के कार्ड्स की या इसकी पावर सप्लाई की, तो दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे जैसे अब ये योकोगावा का सिस्टम है, तो दोस्तों यहाँ पे 230 वोल्ट डायरेक्ट आती है। उसके बाद यहाँ पे ये जो पावर सप्लाई है, आप देखेंगे ध्यान से, 24 वोल्ट और 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। और 24 वोल्ट 5 वोल्ट जो है वो हमारे आईओ कार्ड्स और बैक प्लेन सप्लाई के लिए यूज़ हो जाता है। इस तरीके से कार्ड हमारे ऑन हो जाते हैं। राइट, इसके बाद आपको ये तो हो गई दोस्तों पीएलसी और डीसीएस के कार्ड की सप्लाई। राइट, अब दोस्तों इस पीएलसी पैनल में ऐसा तो नहीं कि कार्ड्स के अलावा और कंपोनेंट्स नहीं है, तो उन कंपोनेंट्स को सप्लाई कैसे जाएगी? तो उन सब कंपोनेंट को सप्लाई देने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक और पैनल है जिसमें क्या करते हैं 24 वोल्ट डीसी लगाते हैं। जो फील्ड इंटरोगेशन दोस्तों डीआई और डीओ की जो कम्युनिकेशन होते हैं, उसमें जो 24 वोल्ट सप्लाई हमें यूज़ करनी है, तो वो सप्लाई कहाँ से लाएंगे? वो दोस्तों यहाँ से लाएंगे। यहाँ आप टॉप पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारी पावर सप्लाई आ जाती है 230 वोल्ट, जो ये पावर सप्लाई 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर देती है। इसी बार डायोड मॉड्यूल लगाया जाता है। दोस्तों, डायोड मॉड्यूल किस लिए लगाया जाता है? एक तो स्पाइक, किसी भी तरीके की स्पाइक जर्क प्रोटेक्शन के लिए, उसके बाद रिडंडेंसी के लिए कि अगर एक पावर सप्लाई मेरी ख़राब होती है तो फिर भी जो है ये डायोड मॉड्यूल सप्लाई पावर सप्लाई करता रहेगा। तो ये रिडंडेंसी क्रिएट करने के लिए डायोड ओरिंग मॉड्यूल लगाए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों उसी तरीके से जैसे आपने देखा था 230 वोल्ट में बस बार होती है, वैसे ही 24 वोल्ट हमें कई जगह देना होता है, बहुत मल्टीपल जगह देना होता है, तो हमें उसकी बस बार बनानी पड़ती है ताकि हम वहाँ से पॉइंट उठा के दे सकें। तो यहाँ आप देखेंगे बस बार दिख रही है और यहाँ से मल्टीपल कनेक्शंस अलग अलग जगह जा रहे हैं जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों ये मल्टीपल जगह जा रहे हैं। अब इसके कनेक्शन के बाद क्या होता है दोस्तों, ये आपको सामने दिख रहे होंगे रिले कार्ड्स। दोस्तों ये रिले कार्ड्स होते हैं, ये स्पेशलाइज, किसी में डायरेक्ट रिले होती है, किसी में रिले कार्ड्स होते हैं। ये डीसीएस टू डीसीएस और कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो कुछ सप्लाईज़ जो है वो यहाँ पे चली गई है और कुछ कनेक्शन जो हैं वो आपके डीसीएस के कार्ड से वो यहाँ पे आए हैं। दोस्तों होता क्या है, अब नीचे इसके एक टर्मिनेशन भी है, ये फील्ड का टर्मिनेशन है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फील्ड से केबल आ रही है, वो इस टीबी, इसे बोलते हैं टर्मिनल ब्लॉक, यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, यानी ये कह सकते हैं आप ये मार्शलिंग सेक्शन है। तो यहाँ पे टर्मिनेशन के बाद फिर केबल्स कहाँ आती है दोस्तों? ऊपर आती है रिले कार्ड में। अब रिले कार्ड से जो हमारा डीसीएस के आईओ कार्ड है उस पर कैसे कम्युनिकेशन होता है दोस्तों? तो ये आप देख रहे होंगे प्रीफैब केबल।
ये प्री फैब केबल अगर आप देखेंगे ध्यान से, और आपने अभी देखा होगा, ये देखिए प्री फैब केबल यहाँ पे आ रही है, यानी आप बहुत सारे बंच ऑफ वायर्स है लेकिन वो इसी के अंदर हैं, तो वो डायरेक्टली जो है इससे कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपको वायरिंग का कोई झंझट नहीं रहता है। जैसे किसी डीसीएस में हमको इस कार्ड से लेके और उस रिले कार्ड के बीच में भी वायरिंग खुद करनी होती है, वेंडर करके देता है, यानी मल्टीपल तार्स हमें दिखते हैं। लेकिन इस केबल की होने की वजह से हमारे तार्स की जो विजिबिलिटी है बहुत ही लेस हो जाती है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कनेक्शन हो जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि अब ये यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 3 नोड। दोस्तों ये इसे एक इंडिविजुअल रैक को बोलते हैं नोड। यहाँ पे 3 नोड है, 3 नोड पे अलग अलग खूब सारे कार्ड्स लगे हुए हैं। तो आपस में नोड कैसे बात करते हैं, ये एक कम्युनिकेशन कार्ड लगा हुआ है, कम्युनिकेशन कार्ड आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये सारी नोड्स आपस में कम्युनिकेट करती है वाया दिस कम्युनिकेशन कार्ड। अब इस कम्युनिकेशन कार्ड के अलावा दोस्तों होता क्या है कि अब आपका एक पीसी भी होगा, उस पीसी को ये कार्ड आपस में कैसे बात करेंगे। तो दोस्तों ये स्विच लगा हुआ है, स्विच से हमारा एक सिस्टम कनेक्टेड है, तो सिस्टम से जो भी कमांड आ रही है या फील्ड से जो भी डेटा आ रहा है सिस्टम में कैसे जाएगा, वाया दिस स्विच जाएगा। स्विच और मतलब आपका डीसीएस और पीएलसी और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन कैसा होता है दोस्तों, ईथरनेट कम्युनिकेशन होता है। तो ईथरनेट कम्युनिकेशन कराने के लिए हम लोग ईथरनेट स्विच का यूज़ करते हैं। ये फिलहाल अनमैनेज स्विच है। अनमैनेज स्विच में क्या होता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, जो डेटा होता है वो इस स्विच के हर एक पोर्ट में फ्लो करता है। आप केबल किसी भी पोर्ट में उठा के लगा दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आप बात ध्यान रखना। जो मैनेज स्विच होते हैं तो उसमें क्या होता है, मैनेज किया जाता है कि डेटा का जो ट्रैफिक है वो पोर्ट नंबर 3 में जाएगा, तो वहाँ पे हमें पोर्ट नंबर 3 में ही केबल लगानी है। वहाँ पे अगर हमने किसी और पोर्ट में केबल लगाई हुई है तो वो केबल का डेटा जो है उस पोर्ट पे नहीं आएगा, जो डेटा जा रहा था वो उस पोर्ट पे नहीं आएगा। अब ये तो हो गई बात आपके कम्युनिकेशन सिस्टम की, आपके कार्ड्स की। अब दोस्तों होता क्या है कि जैसे एनालॉग कार्ड है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स के लिए यहाँ पे टीवी दी गई है, वैसे एनालॉग कार्ड्स के लिए भी बोर्ड बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट जो एनालॉग की केबल फील्ड से आ रही है वो हमारे आईओ कार्ड में लग रही है। आईओ कार्ड में आप देख रहे होंगे साफ साफ कि यहाँ पे भी प्री फैब केबल है। तो मैं आपको बैक साइड ले जाता हूँ कि ये प्री फैब केबल जो है एक स्पेशल टाइप के एल्को बोर्ड में जाती है। उस एल्को बोर्ड में हमारे एनालॉग के वायर्स आते हैं, राइट। अब दोस्तों आप ये देखेंगे यहाँ पे हमारे एल्को बोर्ड के कार्ड्स हो गए। ये एल्को बोर्ड्स के कार्ड होते हैं, कितना सिंपल और कितना आपको सिस्टमेटिक डिज़ाइन दिख रहा होगा योकोगावा का, कि बहुत अच्छी तरीके से ड्रेसिंग होती है। क्योंकि प्रीफैब केबल होने की वजह से, ये प्रीफैब केबल होने की वजह से आप देखोगे बहुत सारे टीसीएस में जो कार्ड से इस मॉड्यूल तक वायर्स आते हैं वो विजुअल हो जाते हैं, बहुत सारा बंच दिखाई पड़ता है। तो ये एक तो बंच नहीं दिखाई पड़ता है, एक तो खास बात ये है। बहुत सारे डीसीएस हो गया, हनीवेल डीसीएस भी हो गया, वो सब भी यही चीज़ अडॉप्ट करके अब काम करते हैं। तो ये अब फिर उसके बाद यहाँ पे वो कनेक्शन है दोस्तों, वो कनेक्शंस नीचे हमारे एनालॉग टीवीज़ में जाते हैं। एनालॉग टीवी से ये वायर जो है ऊपर हमारे इस मॉड्यूल पे आए हैं, इसे एल्को बोर्ड बोलते हैं। इस एल्को बोर्ड में दोस्तों क्या होता है, 3 पॉइंट होते हैं कनेक्शन के। आपको पता होगा एनालॉग सर्किट में क्या होता है, 2 वायर और 4 वायर 2 तरीके की डिवाइस होती है। तो दोस्तों ABC 3 टीवी दी जाती है, तो उसमें से 2 का कॉम्बिनेशन, 2 टीवी का कॉम्बिनेशन 2 वायर बनाती हैं और कोई और 2 टीवी का कॉम्बिनेशन 4 वायर बनाती है। इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारी अवेलेबल है, आप हमें उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको समझना है कि 2 वायर और 4 वायर में क्या डिफरेंस होता है और कैसे वायरिंग करी जाती है। अब दोस्तों ये तो हो गया हमारा टर्मिनेशन। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे केबल्स आई हैं, ये केबल फील्ड से आती हैं। यहाँ पे ग्लैंड प्लेट है, नीचे ग्लैंड प्लेट में होल किए गए हैं, होल करने के बाद वो केबल्स को यहाँ लाए हैं। दोस्तों एक खास बात और भी देखेंगे कि एनालॉग जो केबल्स होती हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ किसी भी इंस्ट्रूमेंटेशन पर्सनल के लिए और इंजीनियर के लिए जानने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे एक एनालॉग के लिए स्पेशल बस बार दी जाती है। तो जो केबल के साथ दोस्तों शील्ड आती है, आपको पता है कि एनालॉग के हर एक पेयर के साथ एक शील्ड निकलती है, वो शील्ड को हमें यहाँ पे टर्मिनेट करना पड़ता है एक साइड। या तो आप जेबी साइड करें या तो यहाँ वाली साइड करें। जेबी वाली साइड आप तब करेंगे जब जेबी की साइड अर्थिंग मौजूद होगी, क्योंकि जेबी की साइड हमारी अर्थिंग मौजूद होती नहीं है। तो हम अपनी शील्ड की अर्थिंग जो है या टर्मिनेशन जो है वो यहाँ करते हैं, और इसमें हम एक सेपरेट अर्थिंग का वायर लगाते हैं और इसे अर्थ कर देते हैं। इसका अर्थ करने का फ़ायदा क्या होता है कि जो भी नॉइज़, कोई भी इंटरफेरेंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस रास्ते में इस सिग्नल को डेविएट कर सकता है, वो सिग्नल को डेविएट नहीं कर पाता है, क्योंकि एक जो भी सिग्नल ऊपर उसके ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करेगा, वो ये शील्ड जो है उसे हटा देगी और अर्थ कर देगी। तो ये होती है स्पेशल शील्ड सिर्फ और सिर्फ एनालॉग के लिए। और एक आपकी जितने भी PLC DCS कार्ड लगे थे उसकी अर्थिंग दोस्तों अलग रहेगी, और उसका
अर्थ स्पीड भी सेपरेट रहेगा। इससे और उसका कोई आपस में लेना देना नहीं होता है, क्योंकि अगर आप आपको सेम कर देंगे तो हो सकता है कि जैसे वहाँ से कोई सर्ज आई और वो अर्थ होने जा रही है और मान लीजिए इधर का रेजिस्टेंस कम हुआ तो वो सर्ज आपकी इस तरफ आ जाएगी और आपके सिग्नल को कुछ डेविएट कर देगी। तो इसीलिए हमेशा सेपरेट अर्थिंग रखते हैं, क्लीन अर्थिंग रखते हैं। अर्थिंग का वोल्टेज मोर देन 2.5 और बहुत ज़्यादा हो तो 5 वोल्ट से ज़्यादा किसी कीमत में नहीं होना चाहिए। अगर आप रेजिस्टेंस नापेंगे तो 2 से 3-5 ओम से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। उससे ज़्यादा आ रहा है तो आपको अर्थिंग की प्रिजर्वेशन और अर्थिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, राइट। फिर क्या होता है, इन पैनल्स में फ़ैन्स होते हैं। फ़ैन्स इसलिए लगे होते हैं और एक लाइट लगी होती है। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे एक लिमिट स्विच होता है, अगर आप ये देखेंगे एक लिमिट स्विच है। तो जैसे मैं इस पैनल को बंद करूँगा दोस्तों तो ये लाइट बंद हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अगर पैनल को बंद करता हूँ तो ये लाइट बंद हो जाती है, राइट। पैनल खोलते वक्त हमें काम करना होता है तो ये एक ऑटोमेटिक स्विच बना के दिया जाता है ताकि हम आराम से काम कर सकें। और फैंस इसलिए दिए जाते हैं रियर पैनल और बैक पैनल में, क्योंकि एक तरफ से जो है वेंटिलेशन अंदर आएगा, यानी जो हमारे कमरे में एसी चल रहे हैं वो एसी अंदर कूलिंग प्रोवाइड करेंगे और दूसरी तरफ से जो हीट निकल रही है उसे डेसिपिएट करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो होते हैं वो हीट सेंसिटिव होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हैं ये फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसकी लाइफ भी जो होती है वो डिपेंड करती है इनके टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा। अगर हमने हाई टेम्परेचर पर रखा चीज़ों को तो इनकी लाइफ जो है वो ड्रास्टिकली कम हो जाती है। तो हमें वेंटिलेशन करना, यानी आप ये समझ लो कि अंडर 28 डिग्री सेल्सियस हमारे पैनल का टेम्परेचर होना चाहिए। उससे ऊपर जा रहा है तो आपका ये मान के चलो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स जो आपके कंपोनेंट्स मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे केबल डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स के अंदर वायर होते हैं ताकि आपको वायर सारे प्रॉपर्ली बाहर से दिखाई ना पड़े। हर चीज़ प्रॉपर्ली करी जाती है, नीट एंड क्लीन, और हर एक केबल्स पे फेरुल्स डाले जाते हैं, इसे फेरुल्स बोलते हैं, ताकि आपको ईजी आइडेंटिफाई हो जाए आप जब ट्रबल शूट करने आए कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है। दोस्तों ये था एक बेसिक ओवरव्यू पैनल का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो और लोगों के साथ शेयर करिए, और इस पर अगर आपको और डिटेल पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इसका डिटेल पार्ट भी एक डिटेल बना के बताऊंगा। थैंक यू।